किसी भी सिस्टम के पास में जितनी भी तरह की एनर्जी होती है, जैसे कि काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, वाइब्रेशन एनर्जी हो, ऑसिलेशन एनर्जी हो, रोटेशन एनर्जी हो, जितनी भी तरह की एनर्जी होती है बच्चों, उन सब के सम को हम बोला करते हैं इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी जिसे केवल एनर्जी भी नाम दिया जाता है, इंटरनल एनर्जी बोल दें या फिर एनर्जी बोल दें। ठीक है बच्चों, तो इंटरनल एनर्जी क्या होती है बच्चों? बेसिकली होती है ये, किसी भी सिस्टम के पास में जितनी भी तरह की एनर्जी है, जितनी भी तरह की काइनेटिक, पोटेंशियल, ऑसिलेशन, रोटेशन, वाइब्रेशन, तमाम तरह की एनर्जी के सम को हम बोला करते हैं इंटरनल एनर्जी या फिर एनर्जी। और ये जो हम सम लिया करते हैं बच्चों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो हम सम लिया करते हैं, ये लिया करते हैं हम कांस्टेंट वॉल्यूम पर। कब लिया करते हैं? कांस्टेंट वॉल्यूम पर। इसमें अगर हम ये कांस्टेंट वॉल्यूम वाला वर्ड और ऐड कर देते तो डेफिनेशन ज़्यादा करेक्ट हो जाती है। ऐसा तो आप ये बोल देते हैं कि जितनी भी तरह की एनर्जी उन सबके सम को आप बोल दीजिए इंटरनल एनर्जी, या फिर मॉडिफाइड लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ तो बोलूँगा कि इट इज़ डिफाइंड एज द सम ऑफ ऑल द एनर्जीज लाइक काइनेटिक, पोटेंशियल, वाइब्रेशन, रोटेशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। नियत आयतन पर तमाम तरह की ऊर्जाओं के योग को बच्चों हम बोला करते हैं आंतरिक ऊर्जा या फिर केवल एनर्जी। और इंटरनल एनर्जी जो होती है बच्चों, उसे हम ई से रिप्रेजेंट क्या करते हैं? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल कैपिटल ई। ठीक है, तो ये तो इंटरनल एनर्जी के बारे में बात थी। अब यही सारी एनर्जी का मैं सम कर रहा हूं बच्चों, मैं वही काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, रोटेशन, वाइब्रेशन, सभी तरह की एनर्जी का सम करता हूं। और अगर मैं उन सब का सम बच्चों कांस्टेंट प्रेशर पे करता हूं, मैं कैसे करता हूं? अगर इन सब का सम मैं जो निकाल रहा हूं वो कांस्टेंट प्रेशर पर निकाल रहा हूं, नियत दाब पर निकाल रहा हूं बच्चों, तो उसे हम बोलेंगे एंथैल्पी। और एंथैल्पी जो होती है बच्चों, इसी को हीट भी नाम दिया जाता है। ये ध्यान दीजिएगा, इस चैप्टर में आगे चल के हम लोग बार बार बोला करेंगे एंथैल्पी, और आप एंथैल्पी बोल दीजिए या हीट बोल दीजिए, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। और उसे हम लोग कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं फिर बोल रहा हूं, देखिए इंटरनल एनर्जी क्या होती है? सिस्टम के पास में जितनी भी तरह की एनर्जी है, काइनेटिक, पोटेंशियल, ऑसिलेशन, रोटेशन, वाइब्रेशन, तमाम तरह की एनर्जी के सम को जब आप कांस्टेंट वॉल्यूम पे कैलकुलेट करते हैं तो उसे आप बोलते हैं इंटरनल एनर्जी, जिसे आप कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर उन सभी एनर्जी का सम बच्चों कांस्टेंट प्रेशर पे करते हैं तो उसे आप बोलते हैं एंथैल्पी, जिसे आप एच से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सो ये एंथैल्पी हो गई बच्चों। दोनों बातें एक ही हैं, देखिए दोनों अल्टीमेटली सभी तरह की एनर्जी का सम है, लेकिन पहला वाला कब? कांस्टेंट वॉल्यूम पर, और दूसरा वाला कब? कांस्टेंट प्रेशर पर। तो ये तो बच्चों दोनों की बेसिक सी डेफिनेशन हो गई। लेकिन अब यहाँ पर मैं बता दूं आपको एंथैल्पी की एक और डेफिनेशन। एंथैल्पी को एक और तरीके से पुकारा जाता है। एंथैल्पी जो होती है बच्चों, इट कैन आल्सो बी डिफाइंड इन वन मोर वे। व्हाट दैट इज वे, मैं बताता हूँ। जो है बेसिकली एंथैल्पी को इस तरह से भी कहा जाता है कि जो एंथैल्पी होती है, इट इज सम ऑफ इंटरनल एनर्जी। एंथैल्पी जो है, इट इज सम ऑफ इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी। यहाँ पर जरा गौर कीजिएगा, इसे एक और नाम से पुकारा जा रहा है। किस नाम से पुकारा जा रहा है? इट कैन आल्सो बी डिफाइंड एज द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी। यहाँ पर देखिएगा, एंथैल्पी को आप एस से रिप्रेजेंट करते हैं, इंटरनल एनर्जी को आप ई से रिप्रेजेंट करते हैं, और प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी जो होती है बच्चों, वो होती है प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट। प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट होता है, दाब और आयतन का जो गुणनफल होता है बच्चों, उसे हम बोला करते हैं प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी। सो ये हमारे पास में इंटरनल एनर्जी को डिफाइन करने का एक दूसरा तरीका हो गया, एंथैल्पी को डिफाइन करने का। सो हम क्या बोल सकते हैं? देखिए, सम ऑफ ऑल द एनर्जीज पॉसेस्ड बाय अ सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर इज नोन एज एंथैल्पी। और एंथैल्पी कैन आल्सो बी डिफाइंड एज द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी। एंड व्हाट इज मीनिंग ऑफ प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी? इट इज सिंपली द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो ये दोनों बच्चों, ये दो हमारे पास में दो डेफिनेशन हो गई। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। तमाम तरह की एनर्जी को अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे कैलकुलेट करते हैं तो उसे आप बोलते हैं इंटरनल एनर्जी, और अगर तमाम तरह की एनर्जी को बच्चों आप कांस्टेंट प्रेशर पे कैलकुलेट करते हैं तो उसे आप बोलते हैं एंथैल्पी। ठीक है, तो ये तो हमारे पास में बेसिक बात हो गई बच्चों। अब मैं आपको एक बात बताता हूं बड़े काम की, कि यहाँ पर जो बेसिकली इंटरनल एनर्जी के बारे में बोले या एंथैल्पी के बारे में बोले, हमने बोल तो दिया कि जितनी भी तरह की एनर्जी है उन सबका सम इंटरनल एनर्जी या एंथैल्पी है। लेकिन एक्चुअली मैं बताऊं आपको, हम कोई भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी या एंथैल्पी को कैलकुलेट नहीं कर सकते। वी कैन नॉट कैलकुलेट कि इसकी किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कितनी है या एंथैल्पी कितनी है। एक्चुअली अगर आप कुछ निकाल सकते हैं तो वो उनका चेंज निकाल सकते हैं कि उसमें चेंज कितना आ रहा है। आप उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते कि मैं बोलूं कि मेरे इस पेन की इंटरनल एनर्जी इतनी है या इस पेन की एंथैल्पी इतनी है। दैट आई कैन नॉट डिटरमाइन।
मैं इंटरनल एनर्जी नहीं बता सकता बच्चों, मैं एंथैल्पी नहीं बता सकता। मैं अगर बता सकता हूं तो वो बता सकता हूं चेंज। हाँ, कि मैं यूं बोलूं कि अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि इस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी 50 जूल है, तो वो कहना गलत होगा। मैं यूं बोलूं कि इस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में 50 जूल का चेंज आया, दैट आई कैन से। ऐसा क्यों है? ऐसा आप लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे। एक्चुअली क्या बोला मैंने? तमाम तरह की एनर्जी का सम, काइनेटिक, पोटेंशियल, रोटेशन। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी जो वर्ड हमने यूज करा बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी वो टर्म है जिसकी हम एग्जैक्ट वैल्यू को नहीं निकाल सकते। हम केवल पोटेंशियल एनर्जी में चेंज निकाल सकते हैं, पर हम एग्जैक्ट वैल्यू, हमसे कोई बोले कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, तो वो नहीं निकाली जा सकती। और वो क्यों नहीं निकाली जा सकती, वो हम फिजिक्स में ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ पाएंगे। तो इतना जरूर आप लिख सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी जो होते हैं बच्चों, उनकी एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट नहीं की जा सकती। ओनली चेंज इन देम कैन बी डिटरमाइन, उनमें परिवर्तन ज्ञात किए जा सकते हैं। और उनमें चेंज कैलकुलेट करने के लिए ऐसा हमारे पास में कई सारी डिवाइसेस होती हैं जिनकी मदद से हम उनमें चेंज निकालते हैं। और वेरी पॉपुलर जो डिवाइस है उसमें बच्चों वो है बॉम्ब कैलोरीमीटर। जरा ध्यान दीजिएगा, बॉम्ब कैलोरीमीटर इज अ कैलोरीमीटर विच इज यूज्ड टू डिटरमाइन द इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी ऑफ एनी गैसियस सिस्टम। एक्चुअली देखिए, कैलोरीमीटर जो होता है, मैं एक बात बता दूं, बहुत कॉमन सी टूल है कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड तमाम तरह के एक्सपेरिमेंट, हीट एक्सचेंज कितना हुआ, कितनी गई, कितनी आई, वगैरह वगैरह को कैलकुलेट करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस होती है कैलोरीमीटर। कैलोरी मापिया, फिजिक्स में पढ़ेंगे कैलोरीमीटर, बड़ा कॉमन सा टर्म होता है, ठीक है। अब यहां पर पार्टिकुलरली हम कौन सा कैलोरीमीटर यूज किया करते हैं? बॉम्ब कैलोरीमीटर। तो मैं फिर बोल देता हूं, देखिए, हम इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी की एग्जैक्ट वैल्यू को कैलकुलेट नहीं कर सकते, हम उनमें चेंज निकाल सकते हैं। एंड दोस चेंज कुड बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ दिस। एंड व्हाई दिस चेंजेस कैन बी कैलकुलेटेड, व्हाई एग्जैक्ट वैल्यू कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, दैट यू कैन लर्न मोर बेटर इन फिजिक्स। पोटेंशियल एनर्जी, जैसे पोटेंशियल एनर्जी जो होती है उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाली जाती, उसमें चेंज निकाला जाता है कुछ कुछ उसी कारण से, ठीक है बच्चों। अब अगर मैं चेंज निकालने के बारे में बात करता हूं तो कैसे निकाल सकते हैं, जरा उस बारे में समझना। मैं चेंज निकालने जा रहा हूं तो चेंज के लिए मैं डिफरेंशिएट करता हूं। मैं दोनों साइड यहां पर डिफरेंशिएट करता हूं, जरा गौर कीजिएगा। मैंने लेफ्ट हैंड का भी और राइट हैंड का भी डिफरेंशिएशन किया। जो डेल्टा साइन होता है आपको पता है, डेल्टा लिख दीजिए या फिर डेल लिख दीजिए या फिर डी लिख दीजिए, ये सभी किसके सिंबल होते हैं? सभी चेंज के सिंबल होते हैं। तो आपने ये डिफरेंस लिखा। अब यहां पर देखिए, ये हो गया डेल्टा एच, और ये क्या बच्चों, यहां पर ये डेल्टा ई, और ये क्या हो गया बच्चों? डेल्टा पीवी। जरा गौर कीजिए, ये डेल्टा एच हो गया, ये डेल्टा ई हो गया, प्लस डेल्टा पीवी हो गया। अब इसे मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों? ये डेल्टा एच है और ये डेल्टा ई है, और यहां पर P इंटू वी है। अब P इंटू वी का डेल्टा कैसे निकालेंगे? अगर दो क्वांटिटीज प्रोडक्ट में है तो दो क्वांटिटीज का जो प्रोडक्ट होता है बच्चों वो कैसे किया जाता है? प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है? तो दो क्वांटिटीज के प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन आप जानते हैं, फर्स्ट क्वांटिटी सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड क्वांटिटी फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। ये तो देखिए डेल्टा एच था, ये डेल्टा ई था, और इन दोनों के प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन कैसे होगा बच्चों? इन दोनों के प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन होगा फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। तो ये बेसिकली हमारे पास में बात आ गई है ना। हमने क्या करा, मैंने क्या बोला आपको, हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते, हम चेंज निकाल सकते हैं। अब चेंज को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है या ये होता है या ये होता है। तो आप इस तरीके से चेंज लिखना चाह रहे हैं, तो ये डेल्टा एच है, ये आपने डेल्टा का मल्टीप्लाई करा तो डेल्टा ई प्लस डेल्टा पीवी। अब ये तो डेल्टा ई रहा बच्चों, और डेल्टा पीवी क्या होगा? फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। अब मैं आपको बताता हूं, अधिकांश जो रिएक्शंस होती हैं, मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन जो करवाई जाती हैं बच्चों, वो कांस्टेंट प्रेशर पे करवाई जाती हैं, कांस्टेंट टेम्परेचर पे करवाई जाती हैं। आप वॉल्यूम को चेंज करते हो, आप टेम्परेचर को चेंज करते हो, ठीक है। लेकिन मोस्ट ऑफ द रिएक्शन में यू विल फाइंड कि अधिकांश जो रिएक्शंस होती हैं वो कांस्टेंट प्रेशर पे कराई जाती हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बट इफ प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट, अगर प्रेशर को कांस्टेंट किया जाए, अगर प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाए बच्चों, तो लाजमी है कि प्रेशर में चेंज जीरो आएगा। अरे भाई, अगर कोई क्वांटिटी कांस्टेंट है मतलब उसको चेंज नहीं होने दे रहे, उसको नहीं होने दे रहे मतलब उसमें चेंज जीरो। और अगर उसमें चेंज जीरो होगा बच्चों तो वो यहाँ रख दीजिए, ये लीजिए, उसमें अगर आप चेंज को जीरो कर देंगे तो ये डेल्टा एच आ जाएगा, ये डेल्टा ई आ जाएगा, प्लस ये क्या आ जाएगा बच्चों? पी डेल्टा वी। यहाँ पर देखिए, ये वी डेल्टा वी कितना हो गया? जीरो हो गया। सो ये आपके पास में डेल्टा एच और डेल्टा ई में रिलेशन आ गया। जैसा मैंने कहा कि आप उनमें चेंजेस निकाल सकते हो, एंड डेल्टा एच इज रिप्रेजेंटिंग चेंज इन एंथैल्पी एंड डेल्टा ई इज रिप्रेजेंटिंग चेंज इन
फ्री एनर्जी, ठीक है। और सॉरी, फ्री एनर्जी बोल रहा हूँ, इंटरनल एनर्जी। फ्री एनर्जी भी एक टर्म होता है जो आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे, पर अभी के लिए तो हम उसको थोड़ा सा दूरी बना के रखते हैं उससे। सो ये डेल्टा एच जो है बच्चों ये चेंज इन एंथैल्पी है, डेल्टा ई जो है बच्चों वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, और पी जो है बच्चों वो प्रेशर है, और डेल्टा वी जो है वो चेंज इन वॉल्यूम है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा काम की है। इस पर न्यूमेरिकल्स बनते हैं, हम लोग इस पर न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, पर आप इसे कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। डेल्टा एच यहाँ पर चेंज इन एंथैल्पी को रिप्रेजेंट कर रहा है, डेल्टा ई यहाँ पर चेंज इन इंटरनल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है बच्चों। अब ये तो हमारे पास में दोनों में रिलेशन हो गया, ओके। अब यहाँ पर मैं एक बात बताता हूँ आप लोगों को, एक हम लोग इक्वेशन पढ़ा करते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन? आइडियल गैस इक्वेशन। जरा गौर कीजिएगा, आइडियल गैस इक्वेशन यानी कि आदर्श गैस समीकरण। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है बच्चों, इस पर जरा गौर कीजिए। वो होती है PV इज इक्वल टू NRT। PV इक्वल टू NRT जो होती है बच्चों वो आइडियल गैस इक्वेशन है, ओके। अब अगर यहाँ पर हम ध्यान दें, P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, N जो है बच्चों वो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स है, N जो है वो नंबर ऑफ मोल्स है, R यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट है, और कैपिटल T जो है बच्चों वो टेम्परेचर है। देखिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कौन सी क्वांटिटी क्या रिप्रेजेंट कर रही है। P जो है बच्चों वो प्रेशर है, V जो है बच्चों वो यहाँ पर वॉल्यूम है, ठीक है। N क्या होता है बच्चों? नंबर ऑफ मोल्स, मोलों की संख्या। N जो होता है वो नंबर ऑफ मोल्स होता है, वो मोलों की संख्या होती है। और ये नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं बच्चों, मैं बता देता हूँ आपको, नंबर ऑफ मोल्स होते हैं किसके बराबर? नंबर ऑफ मोल्स होते हैं मास अपॉन मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास। ये देखिए नंबर ऑफ मोल्स होंगे मास अपॉन मोलर मास, और मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास बोले एक ही बात है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स जो है बच्चों वो ये है। और आर जो है बच्चों, आर क्या होता है यहाँ पर? आर होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जिसे हम सार्वत्रिक गैस नियतांक भी कहा करते हैं। इट इज आल्सो नोन एज इसे हम क्या बोला करते हैं, हिंदी में अगर कहेंगे तो सार्वत्रिक गैस नियतांक कहेंगे, ओके। हम लोग इस बारे में काफी डिटेल में बात करते होते हैं जब हम लोग खासतौर पर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ रहे होते हैं। तो चलिए, और कैपिटल टी का मतलब तो आप समझ गए होंगे। अच्छा, मैं यहाँ पर आर की वैल्यू और लिख देता हूँ बच्चों, जरा देख लीजिएगा, क्योंकि जब हम इस पर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हमको आर की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। तो मैं आर की वैल्यू आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आर की वैल्यू बच्चों जूल्स में होती है 8.31 जूल्स पर मोल पर केल्विन। या आर की वैल्यू है 8.31 जूल्स पर मोल पर केल्विन, या फिर 0.0821 एटमॉस्फेयर लीटर पर मोल पर केल्विन, या फिर बच्चों क्या 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। डिपेंड करता है आप कौन सी यूनिट में काम कर रहे हैं। अगर आप जूल्स में काम कर रहे होंगे तो 8.31 जूल्स पर मोल पर केल्विन, और अगर आप एटमॉस्फेयर लीटर में काम कर रहे होंगे तो कुछ ऐसा, और अगर आप कैलोरीज में काम कर रहे होंगे बच्चों तो कुछ ऐसा होगा। तो दीज ऑल आर द वैल्यूज ऑफ आर, ठीक है। अब चलिए वापस से हम यहाँ पर आते हैं आइडियल गैस इक्वेशन पर। अभी हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन देख रहे थे। अब मैं क्या करता हूँ बच्चों, यहाँ पर फिर से लिख देता हूँ उसको। चलिए, PV इक्वल्स टू NRT, ओके। अब यदि मैं यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन करूँ, अगर मैं इसका दोनों बाजू डिफरेंशिएशन करता हूँ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अगर मैंने इसको दोनों साइड डिफरेंशिएशन किया तो कुछ ऐसा आएगा। और डिफरेंशिएशन कैसे होगा बच्चों? अगर दो क्वांटिटीज प्रोडक्ट में है, दो क्वांटिटीज अगर प्रोडक्ट में है तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे किया जाएगा? ये देखिए साहब, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। ये देखिए, ये फर्स्ट फंक्शन है, सेकंड का डिफरेंशिएशन, फिर सेकंड फंक्शन फर्स्ट का। और यहाँ पर यदि आप गौर करें तो बच्चों जो आर है वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, जो कि पूरे यूनिवर्स में कांस्टेंट है। आप किसी भी गैस के लिए बात करें, आप हाइड्रोजन के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, ओजोन के लिए, नियॉन के लिए, तमाम तरह की गैसेस के लिए, आप अर्थ की बात करें, मून की बात करें, मार्स की बात करें, सन की बात करें, हर जगह पर उसकी वैल्यू जो लिखी है वही रहने वाली है। तो ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, तो वो तो कांस्टेंट उसे बाहर निकाल दिया, और बाकी जो बचा उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। गौर कीजिए, यहां पर क्या हुआ? फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, और ये हो गया आर, और ये फर्स्ट फंक्शन सेकंड का प्लस सेकंड फंक्शन फिर फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ठीक है बच्चों। फिर मैं वही घिसी पिटी सी बात कहूंगा कि मैंने अभी जैसे आपसे थोड़ी देर पहले कहा था, और शायद मैंने उस समय गलत कुछ कह दिया था। मैंने एक बात आपको बोली थी कि जब मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन हम जब कराते हैं तो प्रेशर जो होता है बच्चों वो कांस्टेंट होता है। मैंने तब शायद आपसे कहा था कि टेम्परेचर में हम चेंज लाने देते हैं, पर होता यह अमूमन कि प्रेशर को भी हम कांस्टेंट रखते हैं और टेम्परेचर को भी कांस्टेंट रखते हैं। क्या चीज? प्रेशर और टेम्परेचर दोनों को कांस्टेंट रखते हैं। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि अगर मैंने प्रेशर को कांस्टेंट रखा, अगर मैंने मतलब प्रेशर में मैंने चेंज नहीं लाने दिया, इफ प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट
देन ऑब्वियसली इट स्टेट्स कि चेंज इन प्रेशर इज इक्वल टू जीरो, प्रेशर में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक इसी प्रकार से आई हैव केप्ट द टेम्परेचर कांस्टेंट, मैंने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा, और अगर मैंने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा बच्चों तो लाजमी है चेंज इन टेम्परेचर भी कितना होगा, जीरो होगा। तो चेंज इन प्रेशर जीरो, चेंज इन टेम्परेचर जीरो। चलिए साहब इन दोनों को यहाँ रख दीजिए। अगर आपने चेंज इन प्रेशर को भी जीरो कर दिया, चेंज इन टेम्परेचर को भी जीरो कर दिया, तो उस आधार पर क्या हो जाएगा बच्चों, उस आधार पर हो जाएगा पी डेल्टा वी प्लस बाकी का ये जो एक्सप्रेशन है वो हो जाएगा जीरो, और ये आर, और फिर ये हो जाएगा जीरो प्लस टी डेल्टा एन। और इस तरीके से व्हाट यू फाइंड पी डेल्टा वी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बच्चों, पी डेल्टा वी इज इक्वल्स टू आ जाएगा कितना, हो जाएगा डेल्टा एन इंटू आर टी। इससे कितना आ जाएगा, डेल्टा एन। डेल्टा एन क्या है ये भी मैं थोड़ी देर में बताता हूँ आपको। यहाँ पर अभी सिर्फ इतना जरूर समझ लीजिए कि जो डेल्टा एन है वो हमने पहले लिख दिया भाई, आर टी इंटू डेल्टा एन। तो ए इंटू बी इंटू सी को अगर मैं सी इंटू ए इंटू बी लिख दूँ तो भी कोई वादा नहीं। सो ये आपके पास में पी डेल्टा वी आ गया। तो पी डेल्टा वी की जो वैल्यू आई है बच्चों, ये जो पी डेल्टा वी की वैल्यू आई है इसे मैं अब रखता हूँ इस इक्वेशन में। कौन सी इक्वेशन में, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी। और ये लीजिए, ये डेल्टा एच है, ये डेल्टा ई है, और जो पी डेल्टा वी है बच्चों, पी डेल्टा वी की जगह मैं डेल्टा एन इंटू आर टी भी लिख सकता हूँ। पी डेल्टा वी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा एन इंटू आर टी। सो ये आपके पास में एक और रिलेशन आ गया। देखिए न्यूमेरिकल जब बना करता है तो न्यूमेरिकल करते समय कभी कभी हमको इस फार्मूले की, इस आइडेंटिटी की जरूरत पड़ेगी, एंड समटाइम्स आई विल बी रिक्वायरिंग दिस फार्मूला। कभी कभी मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी और कभी कभी बच्चों मुझे इसकी भी जरूरत पड़ा करेगी। तो आप ये दोनों को नोट डाउन कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा काम की चीज़ें हैं। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग जो बात कर रहे हैं बच्चों, वो डेल्टा एन क्या है उस बारे में समझना। जो डेल्टा एन होता है बच्चों, डेल्टा एन होता है एन पी माइनस एन आर। एन पी मतलब क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स। एक्चुअली वी पीपल आर टॉकिंग अबाउट अ केमिकल रिएक्शन, हम लोग किसी रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो एनपी है वो क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स, उत्पादों के मोलों की संख्या। हियर यू सी इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स। आपने क्या लिखा, पहले आपने प्रोडक्ट्स के मोल लिखे और फिर कैसे किसके मोल लिखे, आपने रिएक्टेंट के मोल लिखे। तो उस बेसिस पर यहाँ पर हमारे पास में ये डेल्टा एन आया है। तो देखिए मैं फिर बोल रहा हूँ, देखिए एंथैल्पी क्या थी, एंथैल्पी थी कांस्टेंट प्रेशर पे तमाम तरह की एनर्जी के सम को अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो उसे हम बोला करते हैं एंथैल्पी। और ऑब्वियसली कांस्टेंट प्रेशर पर अगर सब में चेंज निकालेंगे तो वो एंथैल्पी में चेंज आ जाएगा। और अगर उन सभी का सम हम बच्चों कांस्टेंट वॉल्यूम पे निकालेंगे, इफ यू आर डिटरमाइनिंग देयर सम एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो वो कहलाएगी इंटरनल एनर्जी यानी कि आंतरिक ऊर्जा। ठीक है बच्चों, तो उनमें रिलेशन क्या देखा था हम लोगों ने उनमें रिलेशन इस बेसिस पर ये आया था, और फिर हमने आइडियल गैस इक्वेशन लिखी और उसका डिफरेंशिएशन किया, जिससे पी डेल्टा वी बराबर डेल्टा एन आर टी आया, डेट वी फीड, और हमारे पास में अकॉर्डिंगली ये इक्वेशन बनकर आ गई। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ये डेल्टा एच और डेल्टा ई में रिलेशन है। आर की जो तीनों वैल्यूज हैं वो भी आपको याद रखनी है, डिपेंड करता है अभी हम जब प्रॉब्लम्स करेंगे तो कभी हमको किसकी जरूरत पड़ेगी, कभी किसी की जरूरत पड़ेगी। चलिए अब मैं यहां पर एक बार इन रिलेशन को लिख देता हूं। डेल्टा एच बराबर क्या है बच्चों, डेल्टा एच बराबर है डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी, ओके, या फिर डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन इंटू RT, and here you notice down that delta n is equals to number of moles of products minus number of moles of reactant. Okay, अब यहाँ पर इसके मैं अलग अलग केसेस बताता हूँ आपको, जिससे बड़ी खूबसूरती से आपको समझ में आ जाएगा एग्जैक्टली बहुत कुछ। यहाँ पर सबसे पहली बात बताता हूँ बच्चों मैं आपको, यहाँ पर अगर सपोज कर लीजिए कि जो डेल्टा एन है, इफ डेल्टा एन इज पॉजिटिव, यदि डेल्टा एन की वैल्यू क्या बच्चों, पॉजिटिव है। ध्यान दीजिएगा, अगर डेल्टा एन की वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये कोई क्वांटिटी है, इसमें आप कोई पॉजिटिव क्वांटिटी जोड़ेंगे। अगर आप इसमें कोई पॉजिटिव क्वांटिटी जोड़ेंगे तो जो आउटकम आएगा वो और बड़ा आएगा। भाई ये अपने आप में क्वांटिटी है, और इसमें अगर आप कोई जीरो से बड़ी क्वांटिटी जोड़ेंगे तो इस केस में क्या होगा बच्चों, अगर डेल्टा एन की वैल्यू मोर देन जीरो रही तो आप कंक्लूड कर सकते हैं इस बेस पर कि जो डेल्टा एच है इट विल बी डेफिनेटली एक्सीडिंग डेल्टा ई। डेल्टा एच की वैल्यू डेल्टा ई से बड़ी होगी, उससे डेफिनेटली ग्रेटर होगी। एंड हाउ, लेट अस सी। इसमें बताता हूं आपको, चलिए साहब हम उदाहरण के तौर पे लेते हैं, जैसे एक रिएक्शन में बताता हूं आपको, हम लेते हैं सपोज कीजिए साहब 2SO3 ऑन डीकम्पोजिशन गिव 2SO2 प्लस O2
इधर गौर कीजिएगा, यहाँ पर एक मैंने रिएक्शन लिखी है, यहाँ पर ये 2SO3 गिव्स 2SO2 प्लस O2, ठीक है। ये जो ब्रैकेट में जो G देख रहे हैं आप बच्चों, इस ब्रैकेट में G का मतलब होता है गैसीय स्टेट। कौन सी स्टेट? गैसीय स्टेट, गैसीय अवस्था होता है इसका मतलब। ओके, अब यहाँ पर देखिए ये गैसीय स्टेट थी और ये 2SO3 टूट कर क्या बना रहे हैं बच्चों? 2SO2 प्लस O2। अब मैं यदि यहाँ पर देखिए मैं डेल्टा N निकालता हूँ तो डेल्टा N क्या होता है? NP माइनस NR, प्रोडक्ट के मोल माइनस रिएक्टेंट के मोल, प्रोडक्ट के मोल माइनस रिएक्टेंट के मोल। अब प्रोडक्ट के मोल कैसे निकालेंगे जरा उधर ध्यान दीजिएगा। प्रोडक्ट के मोल क्या होंगे बच्चों? यहाँ पर देखिए SO2 के आगे कितना लिखा है? 2 लिखा है। आपको बिल्कुल क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि ये 2 लिखा है। और इस O2 के आगे क्या लिखा है? O2 के आगे कुछ नहीं लिखा बच्चों, O2 के आगे कुछ नहीं लिखा, मतलब क्या लिखा है? 1 लिखा है। तो प्रोडक्ट के मोल क्या होंगे? 2 प्लस 1 और रिएक्टेंट के मोल होंगे बच्चों 2। ओके, प्रोडक्ट के मोल होंगे 2 प्लस 1 और रिएक्टेंट के मोल जैसा आपको दिखाई दे रहे हैं 2। तो कुल मिलाकर डेल्टा N की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? 1 आ गई, है ना भाई। प्रोडक्ट के मोल माइनस रिएक्टेंट के मोल, डेल्टा N की वैल्यू आ गई 1। और जग जाहिर है बच्चों कि 1 0 से बड़ा होता है, 1 0 से बड़ा होता है। और अगर 1 0 से बड़ा होगा तो नेचुरल सी बात है इस केस में डेल्टा H बराबर क्या आएगा? इस केस में डेल्टा H बराबर आएगा डेल्टा E प्लस डेल्टा N इंटू आर टी। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये डेल्टा H बराबर डेल्टा E प्लस डेल्टा N इंटू आर टी, सो दैट यू पीपल कैन वेरी इजीली वेरीफाई दैट डेल्टा H की वैल्यू डेल्टा E से बड़ी है। इस स्थिति में डेल्टा H का मान जो चेंज इन एंथैल्पी का मान है बच्चों, वो इंटरनल एनर्जी में चेंज के मान से बड़ा होगा। तो ये तो पहला केस हो गया आपके पास। अब दूसरा केस मैं बताता हूँ आपको, जरा ध्यान दीजिए। ओके, यदि डेल्टा N की वैल्यू 0 हो, यदि डेल्टा N की वैल्यू कितनी हो जाए? 0 हो जाए। 0 हो जाए मतलब मोलों में कोई चेंज नहीं आ रहा हो, मोलों में कोई चेंज नहीं आ रहा हो। मेरे कहने का मतलब क्या है? मेरे कहने का मतलब ये देखिए, यहाँ पर अगर डेल्टा N की वैल्यू 0 हम उदाहरण से समझते हैं तो वो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। पर एक बात आप समझिए, अगर डेल्टा N 0 हो गया तो 0 में अगर RT का मल्टीप्लाई भी कर दिया तो वो 0 हो जाएगा, है ना भैया। यहाँ पर 0 है और 0 में अगर मैंने RT का मल्टीप्लाई कर दिया तो वो 0 हो जाएगा। तो अगर मैं डेल्टा E में अगर 0 को जोड़ूंगा तो डेल्टा E की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब डेल्टा H बराबर क्या आ जाएगा बच्चों? डेल्टा E। जैसे ये देखिए, ये हमने एक रिएक्शन लिखी, बड़ी पॉपुलर से रिएक्शन लिख रहा हूं मैं, H2 प्लस I2 गिव्स 2HI। यहाँ पर जरा ध्यान दीजिए, H2 प्लस I2 गिव्स 2HI। अब ये केमिकल रिएक्शन लिखी मैंने। अब यहाँ पर देखिए H2 के आगे क्या लिखा है? H2 के आगे कुछ नहीं दिख रहा मुझको, कुछ नहीं दिख रहा मतलब मुझे क्या दिखना चाहिए? मुझे 1 दिखना चाहिए। अगर कुछ नहीं दिख रहा मतलब 1 है ना बच्चों, तो यहाँ पर 1 होगा। और सिमिलरली I2 के आगे अगर कुछ नहीं लिखा तो I2 के आगे भी 1 होगा। तो H2 के आगे 1, I2 के आगे 1 और इसके आगे तो आपको दिखाई दे रहा है 2 है। तो यहाँ पर जरा डेल्टा N निकालिए। डेल्टा N क्या होगा बच्चों? डेल्टा N होता है प्रोडक्ट के मोल माइनस रिएक्टेंट के मोल। किसके मोल लिखेंगे? प्रोडक्ट के माइनस रिएक्टेंट के। अभी प्रोडक्ट के मोल कितने बच्चों? प्रोडक्ट के मोल देखिए 2 है और रिएक्टेंट के मोल अगर आप देखें तो 1 प्लस 1 है ना। यहाँ पर देखिएगा, गौर कीजिएगा, ये प्रोडक्ट के कितने मोल दिख रहे हैं आपको? 2 दिख रहे हैं और रिएक्टेंट के कितने? 1 प्लस 1। सो कुल मिलाकर यू फाइंड कि डेल्टा N की वैल्यू 0 है। और अगर डेल्टा N की वैल्यू 0 है, अगर डेल्टा N की वैल्यू 0 है बच्चों, तो डेल्टा H बराबर आएगा डेल्टा E प्लस 0 RT, है ना भाई। डेल्टा H बराबर डेल्टा E प्लस डेल्टा N, डेल्टा N है 0 तो 0 RT। सो इस बेसिस पर डेल्टा H बराबर क्या आ जाएगा बच्चों? इस बेसिस पर डेल्टा H बराबर आ जाएगा डेल्टा E। इस बेसिस पर आपके पास में डेल्टा H बराबर क्या आ जाएगा बच्चों? डेल्टा E। सो ऐसी रिएक्शन जिसमें नंबर ऑफ मोल्स में कोई चेंज नहीं आता, इन विच देयर इज नो चेंज इन नंबर ऑफ मोल, जिसमें मोलों की संख्या में किसी भांति किसी प्रकार किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं आता, उसमें चेंज इन एंथैल्पी और चेंज इन इंटरनल एनर्जी दोनों बिल्कुल सेम होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये दूसरा केस। और तीसरा केस मैं आपको बताता हूं, यहां पर ध्यान दीजिएगा, यदि डेल्टा N की वैल्यू लेस देन 0 हो, इफ डेल्टा N इज लेस देन 0, अगर उसका मान 0 से कम हो, ऋणात्मक हो, तो यू विल फाइंड इस स्थिति में क्या पाएंगे आप? इस स्थिति में आप पाएंगे कि जो डेल्टा H है वो डेल्टा E से छोटा होगा। यहाँ पर डेल्टा H की वैल्यू क्या होगी? 0 डेल्टा E से छोटी। क्यों? क्योंकि अगर डेल्टा नेगेटिव है, अगर ये नेगेटिव है तो ये पूरी क्वांटिटी नेगेटिव हो जाएगी। जैसा आप देख रहे हैं, अगर ये नेगेटिव है तो ये पूरी क्वांटिटी नेगेटिव हो जाएगी। और डेल्टा E में अगर आप कोई नेगेटिव नंबर ऐड करेंगे, अगर डेल्टा E में आप कोई नेगेटिव नंबर ऐड करेंगे तो वो और कम हो जाएगा। भाई अगर मान लीजिए मैं 5 है और 5 में -2 जोड़ूं तो वैल्यू 3 आएगी, जो कि ऑब्वियसली 5 से कम आएगी, है ना। तो ऐसा कुछ होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग ले लेते हैं, चलिए साहब हम लेते हैं एक बड़ी पॉपुलर सी रिएक्शन
nitrogen or hydrogen. Here you see nitrogen and hydrogen are reacting together. They are reacting together to make ammonia. दोनों ने रिएक्शन करके क्या बना लिया बच्चों, अमोनिया बना लिया। बड़ी पॉपुलर रिएक्शन है केमिस्ट्री की। अब यहाँ पर यदि मैं डेल्टा एन निकालना चाहता हूं तो डेल्टा एन क्या होगा बच्चों, एनपी माइनस एनआर, प्रोडक्ट के मोल माइनस रिएक्टेंट के मोल, एनपी। अभी एनपी देखिए कितना है, एनपी आपको दिखाई दे रहा है 2 है यहाँ पर, एनपी यू कैन वेरीफाई, यहाँ पर वो 2 है। और रिएक्टेंट के मोल देखें बच्चों, इसके आगे क्या लिखा है, नहीं लिखा था तो मैंने लिख दिया, मैंने कोई चीटिंग नहीं करी है भैया, इसके आगे कुछ नहीं लिखा था मतलब 1 हो गया, ठीक है। एक्चुअली मैंने लिखने के बाद पूछा इसलिए मैं बोल रहा हूँ। एनीवेज तो ये 1 और ये कितना लिखा है, ये 3 लिखा है। तो यहाँ पर देखिए ये 1 + 3 इज इक्वल टू कितना बच्चों, -2। सो नाउ यू कैन सी जो डेल्टा एन आएगा वो नेगेटिव आएगा, जो डेल्टा एन होगा बच्चों वो नेगेटिव होगा। और डेल्टा एन अगर नेगेटिव है तो डेल्टा एच बराबर होगा डेल्टा ई प्लस -2 इंटू आर टी। ऑब्वियस सी बात है बच्चों, ऑब्वियस सी बात है कि अगर डेल्टा ई में आप कोई नेगेटिव नंबर जोड़ रहे हो, दूसरी भाषा में कहूँ मैं डेल्टा ई में से मैं कुछ माइनस कर रहा हूँ, तो नेचुरल सी बात है बच्चों जो डेल्टा एच है वो कम होगा और जो डेल्टा ई होगा वो बड़ा होगा। सो यहाँ पर यदि हम देखें तो डेल्टा एच की वैल्यू डेल्टा ई से कम होगी और इस प्रकार से ये हमारे पास में रिलेशन बनकर आएगा, ठीक है। सो ये डेल्टा एच और डेल्टा ई में रिलेशन है बच्चों, जिसमें बहुत पॉपुलर किस्म के, बहुत ज़्यादा किस्म के क्वेश्चन बना करते हैं, बड़ा पॉपुलर किस्म का रिलेशन है, ठीक है। और इसके 3 अलग अलग केसेस भी बताए। ये जैसे मैंने एक रिलेशन बताया आगे आपको, ऐसा ही हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री में आगे चल के इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे और इक्विलिब्रियम में भी हम इसी तरीके का कुछ रिलेशन देखेंगे, वहां पर भी इसी तरह के 3 अलग अलग केसेस आएंगे। एक बात आपको ध्यान रखनी है कि डेल्टा एन जो लिखना है, डेल्टा एन आपको कौन सा लिखना है, एनपी माइनस एनआर, प्रोडक्ट के मोल माइनस रिएक्टेंट के मोल। और मैं लगे हाथों आपको यहाँ पर एक बात बताता हूँ कि ये जो हमको मोल्स लिखना होते हैं सिर्फ और सिर्फ गैस के लिखना होते हैं। ध्यान दीजिए, ये जो मोल्स आपको लिखने होते हैं सिर्फ और सिर्फ आपको किसके लिखने होते हैं, यू हैव टू राइट मोल्स ऑफ गैस ओनली, सिर्फ और सिर्फ गैस के लिखेंगे, आप सॉलिड के नहीं लिखेंगे, आप सॉलिड के नहीं लिखेंगे और लिक्विड के लिए नहीं लिखेंगे, लिक्विड के लिए भी लिखेंगे और सॉलिड के लिए नहीं लिखेंगे, आप सिर्फ और सिर्फ किसके लिखेंगे, गैस के। ऐसा क्यों होता है, उसके लिए मैं आपको, ऐसे तो और भी रीजन हो सकते हैं पर एक बड़ा सिंपल सा रिलेशन बताता हूं बच्चों आपको कि ऐसा क्यों, हम केवल गैस को क्यों लिखते हैं। क्योंकि कारण सीधा सिंपल ये है बच्चों कि एक्चुअली यहां पर जो हमने ये जो रिलेशन निकाला था पी डेल्टा वी बराबर डेल्टा एन आर टी, उसके लिए हमने इक्वेशन लगाई थी पी वी इक्वल्स टू एन आर टी, पी वी इक्वल्स टू एन आर टी, जिसको हमने नाम दिया था आइडियल गैस इक्वेशन। तो सबसे पहली बात तो ये बच्चों की वो सिर्फ और सिर्फ गैसों के लगती है, वो सॉलिड के लिए नहीं लगती, वो लिक्विड के लिए नहीं लगती, वो किसके लगती है, गैस के लिए। इसीलिए ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूं आपको, ये लीजिए आप CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन, चूने का पत्थर, चूने का पत्थर कहा जाता है, चीनी का नहीं। तो ये CaCO3 जो बच्चों इट ऑन डीकम्पोजिशन, ये टूटने पर क्या बनाता है, CO प्लस CO2, ये टूटने पर क्या बनाता है, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है बच्चों ऑन डीकम्पोजिशन इट मेक्स CO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, इन दोनों में टूट जाता है। अब यदि मुझे डेल्टा एन निकालना है तो मैं किसको लिखूंगा, मैं डेल्टा एन सिर्फ और सिर्फ जो लिखता हूं बच्चों, जब मैं लिखा करता हूं एनपी माइनस एनआर, तो मैं प्रोडक्ट को लिखूंगा, रिएक्टेंट को लिखूंगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ गैस को। अब देखिए ये सॉलिड है तो सॉलिड को काउंट नहीं करूंगा, मैं सॉलिड को काउंट नहीं करूंगा। अब अगर मुझे सॉलिड को काउंट करना ही होगा तो मैं लिखूंगा 0। इसमें कोई संशय नहीं है बच्चों कि अगर CO के आगे कुछ नहीं लिखा, अगर CO के आगे कुछ नहीं लिखा मतलब 1 लिखा, पर मैं उसको 1 नहीं पढ़ूंगा, मैं क्या पढ़ूंगा उसको 0, क्योंकि जैसे ही मैंने देखा ये सॉलिड है मैं भूल जाऊंगा उसको कि यहाँ पर ये कुछ है, ठीक है। और CO2 इसके आगे क्या लिखा है, इसके आगे 1 लिखा है ना, तो ये हो जाएगा 1, करेक्ट। और इसी प्रकार से अभी कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट के आगे कुछ नहीं लिखा मतलब 1 है, पर बच्चों चूंकि ये सॉलिड है इसलिए इसको भी आप 0 लिखेंगे, सो ये हो जाएगा कुल मिलाकर 1। सो दिस इज नथिंग बट द डेल्टा एन, तो डेल्टा एन आएगा और अकॉर्डिंगली इस डेल्टा एन की वैल्यू आप इस इक्वेशन में रखेंगे और अकॉर्डिंगली आप रिलेशन एस्टेब्लिश कर लेंगे। मेरे कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना सा बच्चों कि आपको सिर्फ और सिर्फ गैसों को लिखना है, सॉलिड को नहीं, लिक्विड को नहीं, क्योंकि ये जो आपने इस फार्मूले के बाद ये वाला जो फार्मूला डिराइव किया था दैट you derive with the help of ideal gas equation, which is obviously applicable only for the gases. It cannot be applied for solids or liquids. Allow me to take one more case. मैं एक और केस बताता हूं आपको। जैसे यहाँ पर देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है बच्चों जो है ये टूट जाता है किसमें, इसमें,
जरा देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड की एक बड़ी पॉपुलर सी रिएक्शन है, काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बनते हैं इसके ऊपर। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड है जो कि कार्बन में और कार्बन डाइऑक्साइड में डिकम्पोज हो रहा है कुछ इस तरह से। अब यदि मैं डेल्टा एन यहाँ पर निकालना चाहूँ तो कैसे निकालूंगा? देखिए, इस कार्बन के आगे कुछ नहीं लिखा, इस कार्बन के आगे कुछ नहीं लिखा, मतलब क्या लिखा हुआ है? 1 लिखा हुआ है ना। लेकिन मैं इसको 1 नहीं, मैं इसको कितना लिखूंगा? मैं इसको 0 लिखूंगा। क्यों 0 लिखूंगा? सिंस इट इज इन सॉलिड फॉर्म। ओके, और यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बोले तो ये कार्बन डाइऑक्साइड तो बकायदा माशाल्लाह आपको 1 दिखाई दे रहा है। सो ये तो बच्चों 1 है, और यहाँ पर देखें तो ये कितना है बच्चों? 2 है। इधर कितना है? 1, इधर कितना है? 2। तो यहाँ डेल्टा एन देखिए, डेल्टा एन जो आ रहा है बच्चों वो नेगेटिव आ रहा है, -1 आ रहा है। मेरे कहने का मतलब ये बच्चों, जब आप ये रिलेशन लगाएंगे, इस रिलेशन पे सम्स करेंगे, तो आपको इतना जरूर ध्यान रखना है कि जो डेल्टा एन है वो प्रोडक्ट के मोल माइनस रिएक्टेंट के मोल होता है। लेकिन आपको जो मोल लिखने हैं, फिर भले वो रिएक्टेंट के हों, भले वो प्रोडक्ट के हों, सिर्फ और सिर्फ गैसों को लिखिएगा। ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन की आपको रिएक्शन दे रखी है बच्चों। इस रिएक्शन का डेल्टा एस दे रखा है। एट टेम्परेचर 290 केल्विन कांस्टेंट वॉल्यूम पे इस रिएक्शन की हीट कितनी होगी ये आपको बतानी है, मतलब आपको डेल्टा ई की वैल्यू बच्चों कैलकुलेट करनी है। फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है बिल्कुल। सबसे पहले आपको यहाँ पर डेल्टा एन निकालना पड़ेगा। डेल्टा एन विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। और प्रोडक्ट के मोल कितने बच्चों? प्रोडक्ट के मोल हैं 6 + 6। भाई ये भी 6 मोल्स है, ये भी 6 मोल्स है। बाई चांस यहाँ पर वाटर भी गैशियस फॉर्म में है, अदरवाइज जनरली वाटर लिक्विड फॉर्म में होता है, बट उन्होंने गैशियस फॉर्म में दे रखा है तो हम वही लेके चलते हैं बच्चों। और साथ में यहाँ पर जो है बच्चों, ये तो चलिए साहब सॉलिड है, इसलिए इसको आप नहीं काउंट करेंगे, ये 0 होगा। और ये जो है बच्चों ये साहब 6 होगा, ये 6 होगा। भाई ये सॉलिड है, सॉलिड लिक्विड को आप काउंट नहीं करते। तो डेल्टा एन की वैल्यू जो आ रही मिल रही है बच्चों वो मिल रही है +6। अब डेल्टा ई निकालना है आपको, तो चलिए रिलेशन देखते हैं बच्चों। डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन इंटू आर टी। और डेल्टा एच का जहाँ तक सवाल है बच्चों दैट इज -2721.18 किलो जूल। और जहाँ तक डेल्टा ई का सवाल है बच्चों विच आई नीड टू कैलकुलेट, चलिए देख लेते हैं। और जहाँ तक डेल्टा एन का सवाल है बच्चों, डेल्टा एन ऑलरेडी आप लोग निकाल चुके हैं, वो है 6। अच्छा ये देखिए बच्चों, ये जूल्स में है, जूल्स में है, इसलिए आर की वैल्यू जूल में रखेंगे बच्चों। जूल में होती है 8.314। एसएस तो कैलोरी में होती है 2 कैलोरी, और जूल में कितनी होती है बच्चों? 8.314। तो आप ये 8.314 कर दीजिए। और इनटू में टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना बच्चों? यहाँ डायरेक्टली 290 दे रखा है। अब एक बात गौर कीजिए कि ये आंसर आपके पास में किलो जूल्स में है, ये आंसर आपके पास में जूल्स में है। भाई ये किलो जूल्स में है, ये जूल्स में है, तो जूल को किलो जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। या तो आप दोनों तरफ किलो जूल में कर लीजिए, या दोनों तरफ आप जूल में कर लीजिए। भाई एक काम कर लीजिए, तो मैंने इसको किलो जूल में रखा, तो इसको मैं 1000 से डिवाइड कर देता हूँ, सो दैट ये किलो जूल में आ जाएगा। तो डेल्टा ई की वैल्यू कितनी होगी बच्चों? डेल्टा ई की वैल्यू चलिए -2721.18। और ये जो है बच्चों दिस इज 6 × 8.314 × 290/1000 बच्चों। ये जो है आप इसको इधर ले आएंगे तो ये भी माइनस का हो जाएगा। और इसको आप सॉल्व करके देख लीजिए बच्चों, ये आ रहा है कुल मिलाकर 2735.64 किलो जूल्स। इतना आ जाएगा बच्चों। मैंने डेसिमल के बाद 2 प्लेस तक निकाला, आप चाहें तो डेसिमल के बाद 3 प्लेस तक भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने आर की वैल्यू 8.314 रखी है बच्चों। ये जो है बच्चों ये ग्लूकोज है, आपको शायद इसका फार्मूला पता हो, ऐसा तो उन्होंने बोला है ग्लूकोज, अदरवाइज यही फार्मूला फ्रुक्टोज का भी होता है। हमारी बॉडी में एनर्जी का जो सबसे मेन सोर्स होता है बच्चों वो ग्लूकोज होता है। और फ्रुक्टोज जो होती है बच्चों वो संभवतः सबसे मीठी शुगर होती है, सबसे मीठी शर्करा कहलाती है बच्चों। और ग्लूकोज जैसा मैंने बताया एनर्जी का मेन सोर्स है। कभी भी कोई बीमार पड़ता है तो बच्चों उसको ग्लूकोज ही चढ़ाया जाता है। इस रिएक्शन की बच्चों हमें कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट दे रखी है और टेम्परेचर दे रखा है 25 डिग्री सेल्सियस। इसी टेम्परेचर पे बच्चों आपको कांस्टेंट प्रेशर पे हीट ऑफ द रिएक्शन कैलकुलेट करना है, एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन कैलकुलेट करना है, मतलब डेल्टा एच कैलकुलेट करना है। इन दोनों में रिलेशन हम लोग जानते हैं बच्चों, डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन आर टी। ये रिलेशन अभी हम लोगों ने देखा। और इस समय जब हम लोग डेल्टा एन लिखा करते हैं बच्चों तो वो होता है नंबर ऑफ मोल्स के
में चेंज, प्रोडक्ट के मोल माइनस रिएक्टेंट के मोल। और प्रोडक्ट के मोल अगर देखा जाए बच्चों तो वो होंगे 10 और साथ में होंगे बच्चों 0। क्यों? क्योंकि देखिए ये तो 10 मोल्स हैं जो कि गैसीय स्टेट में, लेकिन ये 4 मोल है जो कि लिक्विड स्टेट में, और लिक्विड स्टेट के मोल्स को आप नहीं काउंट करते, आप लोग सिर्फ और सिर्फ गैस को काउंट करते हैं बच्चों। तो 10 प्लस 0। और रही बात बच्चों रिएक्टेंट की, तो यहाँ पर ये देखिए बच्चों ये सॉलिड फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में होने के कारण ये 0 और बच्चों ये 12 होगा, यानी कि ये कुल मिलाकर आ जाएगा बच्चों -2। सो दिस इज डेल्टा एन, डेल्टा एन आ गया प्रोडक्ट के मोल माइनस रिएक्टेंट के मोल विच इज इक्वल टू -2। अब बारी आती है बच्चों इस रिलेशन की। तो चलिए इस रिलेशन को देखते हैं बच्चों। डेल्टा एच आई हैड टू कैलकुलेट डेल्टा ई की वैल्यू बच्चों -122.8.2, और ये ध्यान दीजिए बच्चों ये किलो कैलोरी में है, ये किलो कैलोरी में है। प्लस डेल्टा एन के बारे में बात करें बच्चों तो डेल्टा एन आप लोग ऑलरेडी निकाल चुके हो -2। और बच्चों आर के बारे में बात करी जाए तो आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, उसकी वैल्यू एटमॉस्फेयर लीटर में 0.0821 और जूल्स में बच्चों 8.314 और कैलोरी में होती है बच्चों 2। अब चूंकि यहाँ हम कैलोरी में काम कर रहे हैं इसलिए कैलोरी में इसे हम लिखेंगे 2 कैलोरी। और जहाँ तक टेम्परेचर का सवाल है बच्चों तो वो टेम्परेचर यहाँ पर दे रखा है 25 डिग्री सेल्सियस, उसे आपको केल्विन में चेंज करना पड़ेगा। और केल्विन में चेंज करने के लिए बच्चों आपको 273 ऐड करना होता है, संभवतः ये आपको पता है। देखिए ये डेल्टा ई हो गया, डेल्टा एन आर और इनटू टी। एक सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन मैंने आपको दिया बच्चों। अच्छा यहाँ पर ध्यान दीजिए ये किलो कैलोरी में है और ये कैलोरी में है। सो आई विल डू वन थिंग बच्चों, मैं इसे 1000 से डिवाइड कर दूंगा, इसे 1000 से डिवाइड कर दूंगा सो डैट ये भी किलो कैलोरी में आ जाएगा बच्चों। अदरवाइज क्या है, ये कैलोरी में है, ये किलो कैलोरी में, तो किलोमीटर के साथ में मीटर को जोड़ा नहीं जा सकता, या तो दोनों किलोमीटर या दोनों मीटर कर लीजिए। तो यही मैंने सोच रखकर बच्चों यहाँ पर करा। आप इसको सॉल्व करके देखिए बच्चों, ये आएगा 1229.392 किलो कैलोरी। होप मेरा कैलकुलेशन सही है, मैं पहले से कर चुका हूं इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया, आप एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा। और केमिस्ट्री में जनरली कैलकुलेशंस में बच्चों हल्का फुल्का डिफरेंस आपको मिल सकता है मेरे आंसर आपके आंसर में, क्योंकि एक्चुअली आर की वैल्यू एग्जैक्टली 2 कैलोरी नहीं होती, 1.99 होती है। हम उसे हिसाब से लगा लेते हैं तो वो आंसर आपको कुछ इतना देगा।